नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए बकेट ऑफ फुल वाटर लॉट ऑफ बबलिंग इज ऑब्जर्व्ड, दिस सजेस्ट दैट द टाइप ऑफ सप्लाई इज। देखो मान लो ये हमारा एक बकेट है, इस बकेट में वाटर फुल है, पानी फुल है। जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा ना, बहुत सारा बबलिंग वाटर बबल क्रिएट होगा। तो इस कंडीशन में जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है या डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई है या एनी ऑफ द टू, एसी भी है डीसी भी है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट करंट। जब हम इस वायर के थ्रू डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, वाटर बबल क्रिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है ये सिर्फ डीसी डायरेक्ट करंट में ही होता है। उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में करते हैं तब क्या होता है, उसका जो कैथोड होता है, कैथोड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और उसका जो एनोड होता है, एनोड में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनोड में ऑक्सीजन गैस और कैथोड में हाइड्रोजन गैस। और जो ये हमारा वाटर था, वाटर जब डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और ये जो हाइड्रोजन होता है ये कैथोड में प्रोड्यूस होगा और जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड में प्रोड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशिएंसी टू वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ ए लीड एसिड सेल इज डैश। देखो एक लीड एसिड सेल का रेशियो एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 1 होगा या हमेशा 1 से ज़्यादा होगा या हमेशा 1 से कम होगा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एक लीड एसिड बैटरी का एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे होता है, देखो पहले क्या है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी, एम्पियर आवर एफिशिएंसी डिवाइड बाई वाट आवर एफिशिएंसी। देखो जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी होता है इसका वैल्यू हमेशा 90% होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर आवर एफिशिएंसी का वैल्यू कितना होता है, 90% होता है। और जो वाट आवर एफिशिएंसी होता है इसका वैल्यू क्या होता है, लगभग 70% से 80% के बीच में रहता है। तो जो ये ऊपर में जो है ये इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए जो हमारा रेशियो होता है एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी दोनों का रेशियो का रिजल्ट क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज। देखो रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट क्या है, हेनरी पर मीटर है या हेनरी है या हेनरी पर स्क्वायर मीटर है या इट इज डायमेंशन लेस। तो इसका आंसर होगा रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट होता है ऑप्शन नंबर 4। ये इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो ये हेनरी पर मीटर होता है ये हमारा परमेबिलिटी का, सिर्फ परमेबिलिटी का यूनिट है। परमेबिलिटी का यूनिट क्या है, हेनरी पर मीटर। लेकिन अगर रिलेटिव परमेबिलिटी होगा तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, मान लो हम आयरन का रिलेटिव परमेबिलिटी काटेंगे तो पहले क्या करेंगे ना, आयरन का परमेबिलिटी रखेंगे, उसके बाद नीचे क्या होगा ना, जो हमारा फ्री स्पेस होता है वैक्यूम उसका परमेबिलिटी रखेंगे। तो आयरन का जो परमेबिलिटी है उसका भी डायमेंशन क्या रहेगा, हेनरी पर मीटर रहेगा। और जो फ्री स्पेस होता है उसका भी डायमेंशन हेनरी पर मीटर रहता है। तो ऊपर का हेनरी पर मीटर, नीचे का हेनरी पर मीटर आपस में कैंसिल होते हैं, इसीलिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर आई बी द करेक्ट आंसर। और अगर सिर्फ परमेबिलिटी होगा तो उसका यूनिट क्या होगा, हेनरी पर मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कोयल इन ए वोल्ट मीटर आर इन। देखो एक वोल्ट मीटर का जो कोयल होता है और उसका मल्टीप्लायर आपस में सीरीज में कनेक्शन होते हैं या आपस में पैरेलल में कनेक्शन होते हैं या आपस में सीरीज पैरेलल कनेक्शन होते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो वोल्ट मीटर होता है उसका मीटर कोयल के साथ मल्टीप्लायर आपस में सीरीज में कनेक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो फिगर, ये है हमारा वोल्ट मीटर और ये है मल्टीप्लायर, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और एक बात देखो, तो हम वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर का यूज क्यों करते हैं,
देखो मान लो ये जो वोल्ट मीटर है इसका मैक्सिमम रेंज मान लो ये 10 वोल्ट तक ही मेजर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस वोल्ट मीटर से सिर्फ 10 वोल्ट तक ही मेजर होगा। अगर हम इससे 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट हमें मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे ना, उस कंडीशन में हम मल्टीप्लायर को सीरीज में कनेक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो वोल्ट मीटर है इसका मेजरिंग रेंज एक्सटेंड होता है, मीन्स ज़्यादा वोल्ट को वो मेजर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और मल्टीप्लायर को हम वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट हुइच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज। देखो इधर वोल्ट मीटर है, रियोस्टाट है, वाट मीटर है और गाल्वानोमीटर है। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जो गाल्वानोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर 4। जो गाल्वानोमीटर होता है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो स्मॉल करंट को भी मेजर करने के लिए हम गाल्वानोमीटर का यूज करते हैं। नॉर्मली हम एमीटर को यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम गाल्वानोमीटर को यूज करते हैं और करंट को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर तो हम सब जानते हैं, वोल्ट मीटर को वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और वाट मीटर पावर को मेजर करने के लिए। और जो रियोस्टाट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रियोस्टाट है ये हमारा क्या है, जो रियोस्टाट है ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। देखो ये जो फिगर है ये हमारा रियोस्टाट का फिगर है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। देखो ये मान लो ये हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो देखो ये सप्लाई बैटरी है, इसके साथ देखो इधर कनेक्शन हुआ है, आउटपुट इधर से मिला है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखो ये जो है ये वेरी करता है, इसका प्लेस चेंज होता है। मान लो हम ये जो इसको हम यहाँ पर रखते हैं तब क्या होगा ना, इसका अगर ये पहले पे रहेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये जो लाइट है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, अगर करंट कम होगा तो ये लाइट भी कम ग्लो होगा। अगर हम ये जो इस वाले को इसको क्या करेंगे, यहाँ से इधर रखेंगे तब क्या होगा ना, रेजिस्टेंस और कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, ये लाइट और ज़्यादा ग्लो होगा। तो इसीलिए अगर हम इसको स्टार्टिंग में रखेंगे, इधर ये इनपुट होता है, आउटपुट अगर हम इस प्लस से ये जो इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा और ये लाइट फुल ग्लो करेगा, क्योंकि फुल करंट इलेक्ट्रिक बल्ब तक आएगा। अगर हम इसको एंड में रखेंगे तब क्या होगा, फुल रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये जो करंट भी बहुत कम आएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम आएगा, तो जिससे क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत कम लाइट ग्लो करेगा। तो ये होता है, ये रियोस्टाट है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गाल्वानोमीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारिस्टर आर। देखो ये जो बारिस्टर है ये एक इंसुलेटर है, या एक नॉन लीनियर रजिस्टर है, या एक कार्बन रजिस्टर है, या रजिस्टर विद 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बारिस्टर होता है इसको हम वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं, बारिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। और ये एक हमारा एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बारिस्टर इज ए नॉन लीनियर रजिस्टर, ये नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस भी है। और ये इसको वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं इसको। ये जो फिगर है ये हमारा उसका फिगर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ये भी याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या उसको पावर भी हम कहते हैं, या उसको वोल्टेज भी कहते हैं, या एनर्जी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसको हम और क्या कहते हैं, उसको वोल्टेज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक प्रेशर उसको वोल्टेज भी कहते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखो इधर पेपर मिल है, ग्राइंडिंग मिल है, एयर कंडीशनर है और लिफ्ट एंड होस्ट है। तो इनमें से कौन सी प्लेस में हमें जो मोटर का यूज किया जाता है उस मोटर में फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग, सडनली स्टार्ट करना होगा और सडनली स्टॉप करना होगा, ऐसा कंडीशन कौन सी प्लेस में होता है? तो इसका आंसर होगा जो लिफ्ट होता है और होस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, जो मोटर का यूज किया जाता है उस मोटर में फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग कंडीशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर
फॉर इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारा सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिफ्ट में सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। तो पेपर मिल में कौन सा मोटर का यूज किया जाता है? पेपर मिल में हमें कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए, इसीलिए हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर मिल में सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए। देन ग्राइंडिंग मिल में हम कौन सा मोटर का यूज करते हैं? ग्राइंडिंग मिल में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। और जो एयर कंडीशनर होता है इसमें कौन सा मोटर का यूज किया जाता है? यहाँ पर सिंगल फेज कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। और लिफ्ट और होस्ट में हमारा सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लीड एसिड सेल इज। देखो जो हमारा लीड एसिड सेल होता है उसमें हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा, या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोक्लोरिक HCl, या HNO3। तो इसका आंसर होगा जो लीड एसिड सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा एक लीड एसिड सेल है, जो सेल होता है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और बीच में लिक्विड रहता है। ये जो लिक्विड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो पॉजिटिव होता है एनोड और कैथोड होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो होता है हमारा Pb लीड ऑक्साइड होता है, PbO2। और जो नेगेटिव होता है वो Pb का होता है। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा लीड एसिड सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसके साथ वाटर भी आता है, वाटर भी रहता है। तो वाटर का रेशियो कितना होता है? 3 रहता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रेशियो 1 रहता है। इसी रेशियो में ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीड एसिड सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रेशियो कितना है? 3:1। ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन सीरीज। देखो 3 रजिस्टर है, एक जैसा आइडेंटिकल है 3 रजिस्टर, तीनों को पहले हम क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। तो मान लो एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस R ओम है तो तीनों का पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा R ही रहेगा। उसके बाद देखो देन R/3 होगा। देन देखो देन इन सीरीज, देन तीनों को क्या करेंगे? हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो ये सीरीज होगा 1 2 3, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो तीनों मिलकर क्या होगा? 3R हो गया। तो ये 3R और R/3 ये द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कौन सा है? R/3। ये सेकंड का कितना ज़्यादा है? तो 3R R/3 का कितना टाइम है? तो 1/9 टाइम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।